हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे चौसर के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट राइटर हैं विलियम लैंगलैंड की। तो चौसर के बाद इनकी इम्पोर्टेंस मानी जाती है उस टाइम पीरियड में जो 14th सेंचुरी थी ना, उसमें इनका बर्थ हुआ था 1332 में और डेथ हुई थी 1400 में। चौसर की भी सेम इसी टाइम हुई थी, इसी ईयर में। डेट तो कंफर्म नहीं है, ईयर सेम है ये 1400। तो विलियम लैंगलैंड जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक ही वर्क है इनका, बाकी कुछ वर्क है नहीं है इन्होंने लिखा है पर किसी के सामने नहीं आए, मतलब अभी तक सरवाइव नहीं हो पाए हैं। पियर्स प्लोमैन एक ही वर्क के लिए इनको जाना जाता है और ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है उस टाइम पीरियड का। जो कैंटरबरी चौसर ने एक लिखा था कैंटरबरी टेल, कैंटरबरी टेल के बाद मोस्ट फेमस वर्क यही है पियर्स प्लोमैन, मिडिल इंग्लिश पीरियड का। तो इसमें क्या होता है कि जो लैंगलैंड है उस राइटर ये विलियम लैंगलैंड है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में या वो क्या थे। बस कुछ लोग मानते हैं कि वो एक शेफर्ड थे, और ना इनकी लाइफ के बारे में ना इनके वर्क्स के बारे में कुछ नहीं पता। लैंगलैंड वाज राइटिंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक चेंज। तो जो लैंगलैंड जिस टाइम पीरियड में लिख रहे थे, ये पियर्स प्लोमैन उन्होंने जिस टाइम लिखा था, तो उस टाइम सोसाइटी में और कल्चर में बहुत चेंज हो रहे थे। तो एक तरह से रिवोल्ट बहुत हो रहे थे। एक तो कैथोलिक चर्च में रिवोल्ट हो गया था, चर्च में रिवोल्ट हो रहे थे, पीजेंट रिवोल्ट था, 100 years वॉर चल रहा था, बहुत सारे चेंजेस जो सोसाइटी में हो रहे थे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की वजह लिंग्विस्टिक चेंज में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो फ्रेंच जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश में एक तरह से आ गई थी। इंग्लिश तो थोड़े टाइम के लिए रिप्लेस हो गई थी, लैटिन थी, वो स्कूल और चर्च में यूज़ होती थी। और फ्रेंच लैंग्वेज थी वो एरिस्टोक्रेसी की या कोर्ट में यूज़ होती थी। लेकिन इनके जाने के बाद भी जो नॉर्मन थे ये चले गए थे, इनके जाने के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज पे फ्रेंच का इन्फ्लुएंस बहुत था। बहुत सारे वर्ड हैं जो आज भी इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच से आए हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक तो रोमन कैथोलिक चर्च में करप्शन के बारे में बहुत बताया गया है। उस टाइम बहुत था करप्शन में कि जो क्लर्जी मैन थे वो बोलते थे कि नॉर्मल जो पीपल है, कॉमनर थे, उनसे बोलते थे कि आप गॉड से डायरेक्ट नहीं बात कर सकते, हम बात कर सकते हैं गॉड से डायरेक्ट, हम बीच में हैं और गॉड से हम बात करेंगे। तो आपका जो भी सिन है आप उसको कन्फेस करो, उसके बदले में वो उनसे पैसे चार्ज करते थे। तो बहुत करप्शन हो गया था। ये वो प्लेग आया था उस टाइम, ब्लैक डेथ जो हुई थी, उससे लोगों का विश्वास बहुत हिल गया था। उनको लग रहा था कि अगर आप गॉड से डायरेक्ट बात कर सकते हो तो फिर गॉड अब हमें बचा क्यों नहीं रहे हैं ब्लैक डेथ से, जो 1/3 पॉपुलेशन उस टाइम इंग्लैंड की ख़त्म हो गई थी। और साइंस ने काफ़ी ग्रो कर लिया था। तो बहुत सारे सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे और लैंग्वेज में भी चेंज हो रहे थे उस टाइम पीरियड में। तो a number of authors, Langland among them, would directly address their own thoughts on Christianity, church, and the state of England as a whole through the medium of poetic allegory. पियर्स प्लोमैन को पोइटिक एलिगरी भी बोलते हैं। तो विलियम लैंगलैंड या और भी ऑथर थे उस टाइम के, और भी जो राइटर थे, वो एक तरह से अपनी थॉट को एक्सप्रेस कर रहे थे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी को लेकर है, चाहे वो चर्च को लेकर है, या इंग्लैंड में जो रूल चल रहा है उसको लेकर है। एक राइटर है जॉर्ज पुटनहैम, तो उनका एक वर्क है आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी, आर्ट्स ऑफ इंग्लिश पोइजी। उसमें इन्होंने पियर्स प्लोमैन को सटायर बोला है कि ये एक सटायरिकल वर्क है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, लिटरेरी स्टाइल कैसा था इसका। In addition to Piers Plowman's political role in its own time, the poem is still influential today due to its outstanding literary qualities. इसकी लिटरेरी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, प्लेन स्टाइल था इसका, जिसको बाद के राइटर्स थे उन्होंने भी फॉलो किया है। लेकिन उस टाइम की इंग्लिश थी वो तो मॉडर्न रीडर उसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें बहुत उसके बाद चेंजेस आ गए थे। जो मॉडर्न रीडर है वो तो या तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, एलिटरेटिव रिवाइवल, इसकी वर्स एलिटरेटिव वर्स में लिखा गया है। ये मॉडर्न रीडर्स हैं वो नहीं पढ़ सकते, उनको या तो ग्लोसरी यूज़ करनी पड़ेगी या फिर ट्रांसलेशन ही इसका पढ़ सकते हैं। बाकी लैंगलैंड्स एलिगेंट इमेजरी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल मेक द पोम वन ऑफ द मोस्ट यूनिक ऑफ इट्स एज। तो ये उस एज की बहुत यूनिक पोएम मानी जाती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ a handful of other works written near the same era. Piers Plowman is one of the earliest poem in the English language to be written for a general audience rather than a member of educated। हाँ, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो पियर्स प्लोमैन है, पहले वर्क होते थे वो कोर्टली पीपल, एरिस्टोक्रेसी या इलाइट लोगों के लिए लिखे जाते थे, क्वीन को खुश करने के लिए, किंग को खुश करने के लिए। लेकिन ये एक ऐसा वर्क था उस टाइम का जो नॉर्मल ऑडियंस के लिए लिखा गया था, ना कि सिर्फ एजुकेटेड और इलाइट लोगों के लिए लिखा गया था। और मैजिक इसमें लिटरेरी रियलिज्म, रियलिज्म मतलब सोसाइटी की रियलिटी को प्रेजेंट किया गया है, प्लेन स्टाइल है, तो इसको बाद के राइटर्स ने अडॉप्ट किया है इसके स्टाइल को। अब हम बात करते हैं इसके वर्क पियर्स प्लोमैन की। इसकी थीम समरी, इसमें विजन्स दिखाए गए हैं। जो भी नरेटर है या जो पोएट है वो सो जाता है, उसको विजन्स आते हैं, सीरीज ऑफ विजन्स। उसमें वो एक तरह से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि एक ट्रू क्रिश्चियन लाइफ क्या है, मतलब कैसे जीनी चाहिए ट्रू क्रिश्चियन लाइफ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कितने विजन है, डिवाइडेड है, ये 8 विजन में डिवाइडेड है, और पॉज 20 पॉजेज हैं। इनको लैटिन में स्टेप्स भी बोलते हैं। तो पियर्स प्लोमैन और विजियो वेलेमी डी पेट्रो प्लोमैन विलियम्स विजन ऑफ पियर्स प्लोमैन। तो इसमें विजियो को विजन बोला गया और वीटा मीन्स लाइफ। विजियो विजन और वीटा लाइफ होती है। इज द टाइटल ऑफ लैंगलैंड्स मिडल इंग्लिश एपिक। It is written in unrhymed alliterative verse divided into sections called pauses. The speaker of the poem, speaker या narrator जो भी होता है उसका नाम क्या होता है? Will experience a series of dream vision on his quest to learn how to live a good Christian life. तो उसका क्या होता है? Search for quest how to live a good Christian life. एक अच्छी क्रिश्चियन लाइफ कैसे जी जाती है। इन हिज ड्रीम्स ही मीट्स एलिगोरिकल कैरेक्टर्स। एलिगोरिकल कैरेक्टर क्या होते हैं? जो एक्सटर्नल और इंटरनल वर्ड दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। द फंडामेंटल, जैसे इसमें प्लोमैन दिखाया गया है, वो एक तरह से पियर्स दिखाया गया है, उसका नाम पियर्स है, प्लोमैन है, वो किसान है, लेकिन वो एक तरह से बोथ जीसस क्राइस्ट और पीटर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। पीटर द अपोस्टल हु फाउंडेड द चर्च, और जीसस क्राइस्ट। तो ये एलिगोरिकल में यही होता है कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। Christian cosmology, the social class, economic relationship of medieval England, and his own faculties and physical needs. The allegorical character fight with each other about God, the church, money, and how to live. One of the allegorical character, ये भी जो बताया था पियर्स प्लोमैन, वो बोथ जीसस और पीटर दोनों को प्रेजेंट करता है। द पोएम पार्ट थियोलॉजिकल एलिगरी, पार्ट सोशल सटायर। सोशल सटायर तो यही है कि उस टाइम जो पीजेंट रिवोल्ट हुआ था या पीजेंट्स, उसका रीजन ये था कि पीजेंट्स पे बहुत हैवी टैक्स लगा दिया गया था, उनके साथ काफ़ी ख़राब हो रहा था, बुरा व्यवहार हो रहा था उनके साथ। तो एक तरह से सोशल सटायर भी है। चर्च में जो करप्शन है उसको भी दिखाया गया है, वो भी सोशल सटायर का पार्ट ही है, या थियोलॉजी। Intense quest for the true Christian life, which is told from the point of view of a medieval Catholic narrator who falls asleep in English Midland and experience a series of vision. तो कई सारे विजन आते हैं, एक विजन नहीं आता है उसको, टोटल 8 विजन दिखाए गए ना। तो सो जाता है, फिर उठ जाता है, फिर सो जाता है, बीच बीच में से इस तरह से चलता रहता है। तो जो 3 एलिगोरिकल कैरेक्टर है वो कौन कौन से हैं? डू वेल। डू वेल का मतलब क्या होता है? कंसाइंस। और डू बेटर का ग्रेस। डू बेटर मीन्स ग्रेस, और डू बेस्ट एक तरह से चैरिटी। द पोएम बिगिंस इन मालवर हिल्स, वर्सेटशायर। द पोएट फॉल्स अस्लीप एंड हैज ए विजन ऑफ ए टावर। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, एक टावर दिखाया गया है हिल पर, मतलब बहुत हाई जगह है, जिसको हेवन से रिप्रेजेंट किया गया है। एक जो डीप वैली दिखाई गई है, फोर्ट्रेस या डंजियन, उसको, वो किसका सिंबल है? वो हेल का सिंबल है। जो हिल है, जो टावर है, वो हेवन का है, और जो डंजियन है या डीप वैली, वो हेल का सिंबल है। और इसके बीच में एक जगह दिखाई गई है, फेयर फील्ड फुल ऑफ फॉग। तो ये एक तरह से रिप्रेजेंटिंग द वर्ल्ड ऑफ मैनकाइंड, जो भी सोसाइटी में हो रहा है, मतलब पूरा जो मैनकाइंड का वर्ल्ड है उसको प्रेजेंट किया गया है। इन द अर्ली पार्ट ऑफ पोएम पियर्स द हम्बल प्लोमैन ऑफ द टाइटल अपीयर्स एंड ऑफर्स हिमसेल्फ एज द नरेटर्स गाइड टू ट्रूथ। तो इसमें एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे है ना, ये कैरेक्टर का नाम है, ट्रूथ है, इसमें कैरेक्टर का नाम रीजन भी आएगा, एक फॉल्स भी आएगा। In the early part of the poem, Piers the plowman of the title appears and offers himself as the narrator's guide to truth. The later part of the work, however, is concerned with the narrator's search for do well. तो do well एक तरह से
कंसाइंस हो गया, डू बेटर मतलब ये ग्रेस हो गया, डू बेस्ट चैरिटी हो गया। 3 एलिगोरिकल फिगर्स हु एज देयर नेम सजेस्ट इलुस्ट्रेट द वेज ऑफ virtue. In particular, do well illustrate the virtue of conscience, do bet the virtue of grace, and do best the virtue of charity. इसमें ना कई सारे विजन दिखाए गए हैं। एक ये जो एक लड़की होती है, उसकी शादी होती है ट्रू से, पर ट्रू से होने की बजाय वो फॉल्स से हो जाती है। ये नाम है कि फॉल्स से हो जाती नहीं है, हो रही होती है। फिर पता नहीं कुछ आते हैं, वो बताते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है, करप्ट है, ख़राब है, तो इसके साथ तुम शादी नहीं करो। वो उसके साथ शादी नहीं करती है, फॉल्स भाग जाता है। फिर जो किंग होता है, हाँ किंग उसको समझाता है, किंग फिर ले जाता है। वो उसकी मैरिज तो नहीं हुई होती है, वो ब्राइडल कि ये तुमसे पैसों के लिए शादी कर रहा है, एक तरह से ग्रीडी है ये जो फॉल्स है। तो किंग उसको ले जाता है और उसके नाइट को बोलता है कि तुम इससे शादी कर लो। नाइट मना कर देता है, उसको रिफ्यूज़ कर देता है। वो फिर रीजन देता है, मतलब रीजन की क्वेस्ट में चले जाते हैं। इस तरह से चलता रहता है। और एक कैट और रैट की भी स्टोरी है इसमें, कैट और रैट की। कैट को तो एक तरह से टायरेंट और इस तरह से दिखाया गया है, रूलर दिखाए गए हैं। और रैट है वो जैसे फील्ड में काम कर रहे हैं, लेबरर है। तो ये बोलते हैं कि जब वो कैट आती है, वो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको वो परेशान करती है। तो ये रैट आपस में प्लान करते हैं कि हम कैट के गले में घंटी बांध देते हैं, जब वो आएगा या आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो आ रहा है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन बांधेगा उसके गले में घंटी। तो फिर वो रैट आपस में बात करते हैं कि अगर हम इसके गले में घंटी बांध भी दें या इसको मार भी दें तो फिर क्या होगा, कोई दूसरा कैट आ जाएगा, फिर कोई तीसरा कैट आ जाएगा। तो एक तरह से हमारी लाइफ ऐसे ही चलती जाएगी। और कुछ जो रैट हैं वो ये भी कहते हैं कि ठीक है, ये कैट हम पे रूल कर रहे हैं, अगर ये हम पे रूल नहीं करेंगे तो हमें क्या करना है या कैसे है, हमें कौन गाइड करेगा। एक तरह से हमें एक रूलर की ज़रूरत है। तो इस तरह से दिखाया गया कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे गुड क्रिश्चियन लाइफ जी जाती है, क्या रूल्स होते हैं उसके, क्या करना चाहिए। और इसको 3 पार्ट में लिखा गया है, ए बी और सी। 3 बार इसके वर्जन आए थे एक तरह से। तो फर्स्ट वर्जन है वो 1362 में आया था, जिसमें 2500 लाइन्स हैं। और लास्ट था वो 1377 से 79 के बीच में आया था, जिसमें 72 लाइन्स हैं। तो आज पियर्स प्लोमैन जो विलियम लैंगलैंड का वर्क था वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।